हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ब्रह्मांड, उसको कवर करेंगे। और इसमें जो घटना चक्र है, बाकी की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो बुक्स आती हैं उसमें जो चीज़ें दी रहती हैं वो कंटेंट इसमें शामिल किए गए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें छोटा छोटा करके, मतलब लगभग कई बार रिपीट भी किए हैं वही ब्रह्मांड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब इसमें शामिल है। ये सब नोट्स वगैरह आपको आरओ और यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का भी एक ग्रुप चल रहा है आंसर राइटिंग का। तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जो प्री वाला ग्रुप है यूपी पीसीएस वाला और आरओ वाला, उसमें ये सब नोट्स भी दिए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। और जो PYQs हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर 10-11 साल के, उसमें भी एक्सप्लेन करके पूरा चीज़ें दी जाती हैं। और जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी सब आपको एक ही ग्रुप में मिलेगा। और मेंस वाले ग्रुप में आंसर राइटिंग आपकी कॉपी वगैरह चेक की जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। आंसर राइटिंग से रिलेटेड वो मेनली ग्रुप है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड की बात करें तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, दार्शनिक या वैज्ञानिक दोनों कह सकते हैं। स्टार्टिंग में जो वैज्ञानिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती थी वो दार्शनिक लोग देते थे, तो ये इन्होंने दिया था कामते बफन ने। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तारों की उत्पत्ति के बारे में जो संकल्पनाएं, उसके दो गुट हैं। ये दो गुट कौन कौन से हैं? तो एक है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी है द्वैतवादी संकल्पना। जो अद्वैतवादी थे उनका मानना था कि पहले दो पिंड नहीं थे, मतलब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सब किसी एक पिंड से ही हुई है। किसी एक ही चीज़ में अंदर से जो भी क्रियाएं हुई होंगी उसके बाद जो है उत्पत्ति हुई है। जो द्वैतवादी थे वो मानते थे कि दो पिंड से, दो सूर्य से जो है पूरा ब्रह्मांड बना है, दो गोलों से पूरा ब्रह्मांड बना है, उसमें आपस में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति वगैरह हुई थी, उसके बाद बना है। तो ये जो है संकल्पनाएँ हैं। इसमें भी कई वैज्ञानिक हैं, इसमें भी कई वैज्ञानिक हैं। तो जो क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है वो सीधे सीधे आपको यहीं पे मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो दोनों संकल्पनाएं आएंगी, पहले तो अद्वैतवादी संकल्पना में दो थ्योरी है, कई बार पूछी जा चुकी है। पहली है वायव्य राशि परिकल्पना, और ये क्या है मेनली, मतलब पूरा अगर एक्सप्लेन करके इसको पढ़ा जाए तो मेंस का टॉपिक बन जाएगा वो, कि वायव्य राशि परिकल्पना क्या है, जिसमें धूल के कण वगैरह आपस में जो कण मिले थे उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण शक्ति हुई, मतलब आपस में एक में जुड़े, इस तरह से जो है निर्माण हुआ था। तो ये एक अलग पूरा थ्योरी है। कांट की ये थ्योरी गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। ये थ्योरी प्री में बस इतना पूछा जाता है कि वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी? तो कांट ने दी थी। किस पर आधारित है ये? तो अद्वैतवादी संकल्पना पर आधारित है ये। फिर एक दूसरी आती है अद्वैतवादी में ही, निहारिका परिकल्पना, जो कि लाप्लास ने दी थी। ये दोनों वैज्ञानिक है, कांट और लाप्लास, दार्शनिक या वैज्ञानिक कह सकते हैं। ये इन दोनों लोगों ने, लाप्लास ने निहारिका, कांट ने वायव्य राशि दी। ये पीसीएस में पूछा जा चुका है प्री में, और ये आरओ के एग्जाम में भी मैचिंग में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा द्वैतवादी में, अद्वैत में बस यही दोनों याद रखना है, कांट को और लाप्लास को। फिर द्वैतवादी में याद रखना है चार चीज़ें। एक तो है ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि चेम्बरलेन और मोल्टर ने दी थी। फिर आती है ज्वारीय परिकल्पना, जो जेम्स जीन्स और जेफरी ने दी थी। फिर आती है धूल परिकल्पना, जो ऑटो स्मिड ने दी थी। फिर द्वैतारक सिद्धांत, जो कि HN रसेल ने दिया था। ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने 4, 5, 6 चीज़ें पढ़ी हैं, इन्हीं में से बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग ग्रुप में हैं आरओ और पीसीएस वाले, इसको अच्छे से बार बार एग्जाम के पहले एक बार फिर से रिवाइज करके जाइएगा, कई बार पूछा जा चुका है। अब आगे बात करेंगे। ये जो वैज्ञानिक वगैरह ने जितनी चीज़ें बताई थी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मानी जाती हैं। कहा गया था कि बाद में कि ये जो है परिकल्पनाएं गलत सिद्ध हो गई थी। तो एक मेनली जो मानी जाती है वो कौन सी थ्योरी है? तो बिग बैंग थ्योरी जो मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है महाविस्फोट सिद्धांत से हुई थी, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जॉर्ज लेमेंत्रे ने इसकी खोज की थी, मतलब ये कहा था, मतलब बताया था कि जॉर्ज लेमेंत्रे ने, कि ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस थ्योरी के आधार पर हुई थी। कब बताया था? 1927 में, 1927। ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला मान्य है, तो ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सिद्धांत। फिर बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किसने की थी? रॉबर्ट वेगनर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1967 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या की थी। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, वर्तमान में जो चीज़ें मानी जाती हैं, कि कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, और हर एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो ये अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, उसके बाद गैलेक्सी आती है, फिर तारों की जो है तारे आते हैं, अगर क्रम में अरेंज करने को आ जाए। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? तो उसको आकाशगंगा भी कहा जाता है, उसको मंदाकिनी भी कहा जाता है, उसको दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे भी कहा जाता है। तीनों एक ही चीज़ है।
तो ये हमारी गैलेक्सी का नाम है जिसमें हम हैं। आकाशगंगा की जो निकटतम गैलेक्सी ये भी पूछी जाती है, तो एंड्रोमीडा इसका नाम है। सबसे हमारे पास जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमीडा। गैलेक्सी के आकार 3 तरह के हो सकते हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार, जो कि हमारे आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। इसके अलावा अनियमित आकार भी होते हैं। 3 तरह का मतलब मेनली माना जाता है, निम्न में से कौन सा आकार नहीं है इस तरह से आ जाए अगर तो ये 3 आकार हैं। तारे की अवस्थाएं अब पूछा गया है कई बार, तो तारे की अवस्थाएं सबसे पहले जो शुरू में जो तारा बनता है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसको कहते हैं प्रोटोस्टार, जब तारा बन रहा होता है। फिर सूर्य के आकार का तारा जो है जब बन के धीरे धीरे से जवान होता है, वो वाली जो एज है वो सूर्य के आकार का तारा होता है। लगभग 100 बिलियन वर्ष तक इस अवस्था में रहता है तारा, लगभग 100 बिलियन वर्ष तक इस अवस्था में रहता है। वो सूर्य से बड़ा भी हो सकता है लेकिन छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी एकदम जवान वाली अवस्था में रहता है। फिर आता है रेड जाइंट, जिसको रक्त दानव कहा जाता है। कम चमक, कम गर्म, ये धीरे धीरे मतलब बाहरी सतह उसकी ठंडी हो रही है, जैसे जैसे सूर्य की जो है बाहरी सतह ठंडी होने लगती है, इसको रेड जाइंट कहा जाता है। फिर आता है यहाँ पर सुपर रक्त दानव, फिर धीरे धीरे और ठंडा हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसकी एज जो है ख़त्म हो रही है। फिर एक विस्फोट होता है जिसको नोवा या फिर सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इसके बाद 3 तरह की अवस्थाएं आती हैं। पहले कृष्ण वामन बनता है, ब्लैक डॉर्फ, कुछ तारे ब्लैक डॉर्फ बन जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं, कुछ ब्लैक होल बन जाते हैं। लास्ट वाली ये स्टेज है ब्लैक होल। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे जानिए, जैसे चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो एक हमारे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर। इन्होंने एक सौर द्रव्यमान की सीमा बताई थी, 1.44 सौर द्रव्यमान सीमा इन्होंने बताई थी 1930 में। इन्हें ही ब्लैक होल का मतलब पूरी जानकारी इन्होंने ही इकट्ठा की थी ब्लैक होल की। तो ये इनको नोबेल भी मिला था, कब? 1983 में। भारतीय हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय मूल के हैं। 1930 में इन्होंने ये सौर द्रव्यमान बताया था, उसके बाद 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी जो हमने देखा कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, ये सब क्या है, तो सूर्य सदृश तारे यानी ब्लैक डॉर्फ, इसको कहते हैं सूर्य सदृश तारे, मतलब सूर्य की तरह दिखने वाले तारे या फिर ब्लैक डॉर्फ। यदि तारा जो है चंद्रशेखर सीमा यानी 1.44 सौर द्रव्यमान से कम है, तब उसको कहा जाएगा ब्लैक डॉर्फ। ये ब्लैक डॉर्फ मतलब 1.44 सौर द्रव्यमान से वो कम है, तब उसका द्रव्यमान इससे कम रहेगा, तब उसको कहा जाएगा ब्लैक डॉर्फ। और न्यूट्रॉन तारा क्या है कि जब जो है सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि तारा 1.44 से 3 सौर द्रव्यमान तक रहे, 1.44 to 3 इतने द्रव्यमान तक अगर रहे तो उसको कहा जाएगा न्यूट्रॉन तारा। ये पूछा जा चुका है स्टेटमेंट में। फिर ब्लैक होल किसको कहेंगे? जब 3 सौर द्रव्यमान से भी ऊपर चला जाए तारे का द्रव्यमान, तब उसको कहा जाएगा ब्लैक होल। इसीलिए ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, कोई चीज़ उससे पास नहीं हो पाती है। सबसे ज़्यादा घनत्व तो ब्लैक होल का होता है। तारों का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है, ये भी पूछा जा चुका है, बहुत मतलब इजी सा क्वेश्चन है। अब ये भी कहीं पूछा गया था, नीला और सफ़ेद तारा जो है युवा तारा होता है, नारंगी जो हो जाता है वो प्रौढ़ तारा कहलाता है, मतलब धीरे धीरे वो अपनी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। लाल तारा जो है वृद्ध तारा होता है, अगर लाल रंग का दिख रहा है तो वृद्ध तारा है। तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया ब्रह्मांड। अब इसमें सौर मंडल वगैरह और बाकी के जो रहे हैं उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी पीसीएस आरओ वाली प्लेलिस्ट में। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह जो टेस्ट वगैरह हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।